वो तो आपने उसके जैसे मैम से मैंने पूछा था कि टॉपिक के बाद में क्या करते हैं आप, तो शी सेड कि क्वेश्चन बैंक करते हैं एंड देन बाय यूजिंग दैट क्वेश्चन बैंक यू आप उसको ख़त्म कर दो, राइट? तो आपने वो रिवाइज कर लिया क्या? मतलब कल जो पढ़ा था वो है आपके दिमाग में इधर उधर बराबर से? सो अगर मैं उसके क्वेश्चंस कुछ लूँगा तो आपको आ जाएंगे, राइट? ठीक है, तो आज अपन उसका कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं। कंसेप्चुअली हमने सब कुछ कर लिया उसका। इसको लगाना 139 पेज नंबर, रेडी? स्टार्ट कर रहा हूं मैं। स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। YZ Limited is a manufacturing company has a proposed dividend of 10% for the year 17-18 out of the current year के प्रॉफिट से पैसे देना चाहते हैं। The company has earned a profit of 910 करोड़ during this does not intend to transfer any amount to reserve। वो रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर नहीं करना चाहते तो क्या? इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स ओके, कोई बात नहीं। कंपनी ने कोई भी गड़बड़ नहीं की, यहाँ पे लिखा है एज पर द प्रोविजन स्टेटेड अबाउट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। ये कौन डिसाइड करेगा? ये इसमें कोई भी टेंशन वाला बात नहीं, कितना ट्रांसफर करना चाहिए कंपनी की अपनी खुद की चॉइस है, उनको कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे लिखा देखो एज पर द प्रोविजन स्टेटेड अबाउट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर इज व्हाट इज एट द डिस्क्रिशन यानी कि उनकी मर्जी, उनको डालना है कि नहीं डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण वाज होल्डिंग 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड द फाइनल कॉल ऑफ 10 रुपीज वॉज नॉट पेड बाय द करण। ये कल एक क्वेश्चन पूछ रहा था बच्चा, तो पेड नहीं तो क्या होगा? कुछ नहीं, वो सेट ऑफ कर लेंगे। एंड डिविडेंड इतना डिक्लेयर हुआ है, तो द अमाउंट ऑफ डिविडेंड करण कितना मिलेगा? अब पहली बात तो देखो कितना है, 5000 इक्विटी शेयर्स है, कितने का है? 100 रुपए का एक, और कितना परसेंट डिक्लेयर हुआ है? 10%। ओके, तो कितना उसको मिलना चाहिए था? फेस वैल्यू उसकी फाइनल कॉल कितने की बची हुई है? तो उससे कितने पैसा आना बाकी है? 5000 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हो गया है? उसको देना बाकी है, मेरे को उससे आपने को मिलना, कंपनी को मिलना बाकी, और उसको मिलना कितना चाहिए था? 10%। किसका 10%? 100 रुपीज का, क्योंकि फेस वैल्यू उसका 100 ऐसा लग रहा है क्वेश्चन को देख के, तो उसको देना भी कितना है? देना भी 50 के है, आना भी 50 के, सेट ऑफ हो सकता है, ये लिखा है देखो आप। हेंस व्हाट अनपेड कॉल कैन बी एडजस्टेड फुली फ्रॉम द व्हाट एंटाइटल। समझ गया क्या? ये जो 50,000 मिलना बाकी है, जो 50,000 देने में से एडजस्ट हो जाएंगे। इज दैट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, PQ लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पेड 10% डिविडेंड टू ऑल दिस शेयर होल्डर एक्सेप्ट कुमार को पैसे नहीं दिए इन्होंने। हु इंस्ट्रक्टेड, इसी ऑन करना, who instructed the company to deposit the dividend amount directly in the bank account. The company accordingly remitted the dividend, but the bank returned the payment on the ground that the account number, यानी सनी लियोन का अकाउंट नंबर गलत है। The company however did not inform, और उन्होंने सनी लियोन को इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो गलती किसकी है? तो कंपनी को 127 की पनिशमेंट अट्रैक्ट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेक्स लिमिटेड इज अ फैसिलिटी लॉस फेसिंग लॉस इन द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 18-19, बराबर है। एंड इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर द कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड इतना 7%, 11%, 12%। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू डिक्लेयर, ये इंटरम डिविडेंड का पॉइंट मैंने अभी तक लिया नहीं, इसलिए क्वेश्चन को रोक रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने इंटरम डिविडेंड अब तक पढ़ाया नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ाऊंगा तो फिर वो क्वेश्चन भी आ जाएगा। द डायरेक्टर ईस्ट वेस्ट लिमिटेड प्रपोज डिविडेंड कितना है? 15% ऑन द इक्विटी शेयर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर, कितना लिखा है? 17-18। द सेम वॉज अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हेल्ड ऑन व्हाट 24th, यानी कि जितना प्रपोज किया था उतना अप्रूव भी हो गया। कितना बोल रहे हैं? 15%। द डायरेक्टर डिक्लेयर द अप्रूव्ड डिविडेंड, मिस्टर बिनॉय वॉज द होल्डर ऑफ, क्या लिखा है? 2000 इक्विटी शेयर्स, बट ही ट्रांसफर, यानी किसने, उसने, बिनॉय ने किसको ट्रांसफर कर दिया? मोहन को, हुज नेम हैज बीन रजिस्टर्ड ऑन, कब बोल रहा है? 18 जून। अब मीटिंग कब हुई थी इनकी? हाँ, तो उसके पहले नाम आ गया था ना उसका, तो उसको ही मिलेगा जिसने बाय किया है। बेचा किसने?
बेचा किसको? तो मोहन के नाम पे ऑलरेडी जून में आ चुका था, और मीटिंग कब हुई? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बाद। तो ये उसको ही मिलने वाला है। किसको? मोहन को ही मिलेगा, तो मोहन को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द आनंद लिमिटेड प्रपोज टू डिक्लेयर, कितना? 20% बोला है। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द कंपनी हैज अ डिफॉल्टेड, पब्लिक का पैसा नहीं दिया फिर भी डिविडेंड दे रहे, ये कानून जुर्म है। अपने घर पे दिवाली, लोगों का दिवाला नहीं चलेगा, पब्लिक का पैसा पहले देंगे और फिर वो करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर व्हेन इट इनकर्स द लॉस। यस, कंपनी इस साल में अगर लॉस भुगत रही है तो क्या प्रीवियस ईयर के, तो उसके लिए रूल 3 के 4 कंडीशंस होंगे। 4 कंडीशन कौन सी? नंबर 1, पिछले 3 साल का एवरेज से ज्यादा नहीं चलेगा। एफआर प्लस पेड अप शेयर कैपिटल के 10% ज्यादा नहीं चलेगा। 15% पैसा ऑफ अ पेड अप शेयर कैपिटल, इतना पैसा जो है आपके फ्री रिजर्व में रह जाना चाहिए डिविडेंड देने के बाद। एंड द लास्ट पॉइंट, ये जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो आपके लॉसेस को पहले मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sunlight Limited was incorporated on the 22nd January 2019 with the objective of providing software services. The company adopted its financial, adopt हो गया, the financial statement for the said period after providing the depreciation in accordance with this schedule 2 reveal this is the board of director declared 20% interim dividend. वापस interim का क्वेश्चन है, ठीक है। Before holding the first AGM, in the light of the provision, this is whether the company has a complied due diligence in declaring dividend, whether the company can declare dividend in case of it was registered under section 8, and what are the penal। अच्छा, इसमें जो रोमन 1 छोड़ के मैं 2 और 3 पढ़ा था, वो क्या बोल रहा है कि सेक्शन 8 जो कंपनीज होती है, बहुत कॉमन सेंस से, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मुद्दा ही नहीं होता है। शेयर होल्डर जो इन्वेस्ट करते भी है, दे नेवर वांट टू, दे आर नॉट हैविंग एक्सपेक्टेशन टू गेट द मनी। देखो, वो इससे जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये बात क्लियर है। व्हाट आर द पेनल कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम लोग डिविडेंड पे नहीं करते, चाहे वो इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, पेमेंट नहीं करने पर आपको 127 की पनिशमेंट लगती है। कौन सी? डायरेक्टर को कितने साल जाना पड़ेगा जेल में? अप टू 2 ईयर्स जाना पड़ेगा, और साथ साथ में 1000 रुपीज का फाइन होगा पर डे मिनिमम, हर कोई डायरेक्टर को जो उसमें इन्वॉल्व है, और कंपनी को 18% पर एनम जब तक ये डिफॉल्ट कंटिन्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एबी लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे? कोयम्बतूर में ऑफिस है, और कितना लॉस हुआ है कंपनी को? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड, फिर भी डिविडेंड देने की इच्छा है। द बैलेंस ऑफ द कंपनी एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज फॉलोज। क्या लिखा है? इक्विटी, जनरल रिजर्व, डिवेंचर, ये सब लिखा हुआ है। द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। इस साल लॉस है ना। डिसाइड वेदर द एबी लिमिटेड is allowed to, क्या बोल रहे, has not declared, okay, is allowed to declare dividend, and by explaining the relevant provision of the Companies Act, if allowed to declare dividend then state the maximum amount। पहली बात तो कंपनी ने क्या किया, इस साल लॉस किया हुआ है, और पिछले क्या, द कंपनी हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर लिखा है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, तो आप बताइए कितना दे सकते हैं? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। इस साल तो वैसे भी लॉस ही हुआ है, तो क्या होना चाहिए? आंसर बोलो। यहां पे तो बहुत कुछ लिखा है, मैं समझाता हूं, रुको। कहा गया एवरेज, यहां पे लिखा है कंडीशन 1, देखो, द रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट एट विच द डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द 3 years immediately preceding that year। Since the company has not declared any dividend in the preceding, condition 1 is not applicable। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वो ऐसा देते 40, 30, 20, तो हम बोलते 30%। इन्होंने क्या किया? 0, 0, 0 किया, तो ये होगा 0%। इसलिए दिस कंडीशन शुड नॉट बी, हाँ, तो इसके बारे में सोचने का नहीं। अब जो भी होगा ये 2 और 3 को सोच के होगा, समझ आ रहा है? अगर कंपनी ने ऐसा किया होता है 20, 10, 20, तो 50/3 हो जाता, पर यहां पे क्या हुआ? 0, 0, 0 है, इसलिए इस कंडीशन को ध्यान में रखना ही नहीं है, इट इज टू बी इग्नोर्ड। तो ये इसका हट गया। अब क्या आएगा अपने उसमें? 2 बातें हैं। किसका 10% लेना है अपने को? ये पेड अप और जनरल कितना है? 50 लाख, 250 लाख है। 250 लाख का 10% कितना होगा? 25 लाख। तो ये हो गया 25 लाख, बराबर है। एक का आंसर है 25 लाख। दूसरे का आंसर क्या है? 15% ऑफ, वो कितना होगा? 15 लाख।
उतना पैसा जनरल रिजर्व में बचा रहना चाहिए, यानी कि 135 हो गया, बराबर है। और दोनों का लोअर कितना है, और 25 में से कितना लॉस है उनके पास, लॉस कितना है 20 है ना, तो 25 में से इनका लोअर तो 25 है ना, तो 25 में से माइनस कर दो 20, तो कितना दे सकते हैं, आंसर 5 लाख होगा, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. R, holder of 1000 equity shares of 10 each of AB Limited, approached the company in the last week of September with a claim that payment of dividend 2000 declared 20% in AGM held this with respect to the financial year. The company refused to accept the request of R, inform him that his shares on which the dividend has not been claimed till date have also been transferred to the IEPF. अब कब की बात कर रहा है वो, 2011 की। क्या बोल रहा है वो, अब ध्यान से देखना, कुछ बातें समझ में आना चाहिए। मिस्टर आर, होल्डर ऑफ 1000 इक्विटी शेयर्स, अप्रोच द कंपनी इन द लास्ट वीक। कब आया था अप्रोच करने वो, 2019 को, 19 में आया, 2019 में। क्लेम फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड 2000 रुपए, वो बोला 2000 रुपए दे दो मेरे को। और मीटिंग कब आई थी, 31/8/2011 के समय जो 2000 रुपए डिविडेंड के डिक्लेयर किए थे। With respect to the financial year 10-11, the company refused to accept the request of R and inform him that his shares on which the dividend has not been claimed till date have also been transferred to the 7 साल तक नहीं आया वो, अरे वो आया नहीं ना, तो 7 साल तक कहां रहा है पैसे, तो कंपनी ने 11 के बाद में 7 साल कब 18 में खत्म हो गए होंगे, रफली तो 18 में खत्म हो गए होंगे, तो 18 तक कंपनी ने इंतजार किया होगा उड़ा में, अब उड़ा से कहां निकाल दिया होगा। एग्जामिन इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन ऑफ द कंपनी। क्या आपको लगता है कंपनी सही बोल रही है, क्या वो बंदा सही मांग रहा है पैसे, कंपनी ने सही किया ना, कहां पे पैसा डाला उसका, तो यहां पे देख लो आंसर क्या है। इफ आर वांट्स टू रिक्लेम द ट्रांसफर फंड ही शुड अप्लाई टू किसको, आईपीएफ को। अब उसका कंपनी से कोई वास्ता नहीं, बिकॉज कंपनी बोलेगी 7 साल तक तेरा हमने इंतजार किया, सारा पैसा अब कहां है, इट इज ट्रांसफर टू कहां पे, तो अभी हमसे क्यों मांग रहा है। ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू गेट द रिफंड ऑफ डिविडेंड अमाउंट विच वॉज ट्रांसफर्ड टू द अबव फंड। ठीक है, वो जो भी है वो आईपीएफ से जाके मांगेगा, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं मिलेंगे, पर कंपनी बोलेगा ये पैसा मेरे पास में नहीं है, पैसा कहां जा चुका है, द फंड्स आर ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ, प्लीज डोंट आस्क इट टू मी, इट इज ऑलरेडी ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ। यू हैव, इफ यू वांट दोस फंड्स, मेक एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यू विल गेट इट बैक। ओके, नेक्स्ट, ASR लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड एट AGM। ओके, द डिविडेंड वारंट क्या है, to Mr. A, a shareholder was posted on 22nd January 2021 due to the postal delay. A received the warrant on 5th February 2021 encashed it subsequently. अब पहली बात तो देखो, AGM होने के 30 दिनों के अंदर उसको पैसे मिल जाना चाहिए, बराबर है, पर एक डिविडेंड वारंट का एक प्रोविजन है, वो बोलता है कि अगर आप डिविडेंड वारंट यानी कि डिविडेंड का वो भेज रहे हो, वारंट भेज रहे हो, तो आपने वो 30 दिन के अंदर डिस्पैच भी कर दिया होगा ना, पोस्ट भी कर तो चलेगा। रुको जाओ, अगर आप एनईएफटी कर रहे हो तो डायरेक्ट उसके खाते में जमा हो जाना चाहिए, जीपे कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, पर अगर आप यहाँ पे लेटर से भेज रहे हो, लेटर से खत से भेज रहे हो, तो 30 दिन के अंदर अगर वो डिस्पैच भी हुआ ना तो चलेगा। हालांकि उसको मिलेगा, मान लो कि 8 दिन लग गए तो 38 दिन में मिला उसको, स्टिल इट इज ओके। ये देखिए यहाँ पे अब सोचो क्या लिखा है, वो क्या बोल रहा है, पोस्टर कब था, 22nd जनवरी, ड्यू टू द पोस्टल डिले। कब मिला उसको, उनकी मीटिंग कब हुई थी, एजीएम होता, अब 31/12 से 30 दिन कब हो जाएंगे, ये तो 30 जनवरी को खत्म हो जाएंगे, तो ही वाज सपोज टू गेट इट ऑन 30th जनवरी। अब वो मिला कब उसको, फिर आप बोलेगे लॉ का वायलेशन हो गया, फिर भी लॉ का वायलेशन नहीं हुआ। इनका कंडीशन क्या है, जब वो पोस्टल की बात आती है तो 30 दिन के अंदर यहां से डिस्पैच होना चाहिए, वही कंडीशन, और कंपनी ने 30 दिन के अंदर उसको डिस्पैच, तो इसलिए कंपनी ने कोई भी वायलेशन, देखो यहां पे लिखा है, हेंस मिस्टर ए कैन नॉट इनिशिएट एनी एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एबीसी लिमिटेड एट इट्स बोर्ड मीटिंग डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इट्स, क्या लिखा है, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल व्हिच वाज लेटर ऑन अप्रूव्ड बाय द कंपनीज एजीएम। इन द मीन टाइम डायरेक्टर डाइवर्टेड द अमाउंट ऑफ टोटल डिविडेंड टू द व्हाट, अरे भाई इन्होंने, और क्या लिखा, ड्यू टू द डिविडेंड वाज नॉट पेड टू द शेयर होल्डर आफ्टर 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन। यहां पे क्या हुआ पता है क्या, यहां पे कंपनी ने 30 दिनों के अंदर पैसा देना चाहिए था, पर कंपनी जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया, उन्होंने पैसा किसी धंधे में यूज कर लिया। अब पैसे कहां यूज हो गए, किसी और काम के लिए जो है, तो कंपनी ने गलत काम कर लिया, तो कंपनी कुड नॉट पे
इन व्हाट 30 days। तो कंपनी ने गलत काम किया ना, तो फिर क्या, तो कंपनी विल अट्रैक्ट सेक्शन नंबर 127। भाई तुमने क्यों अपने धंधे पे, क्योंकि आपको बोला है 5 दिनों के अंदर आपने क्या करना चाहिए, शेड्यूल बैंक में जमा कर देना चाहिए, आपने तो लॉ का वायलेशन किया है। एग्जामिन द प्रोविजन, स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन दिस इन द वायलेशन, यस वेरी मच इन द वायलेशन। बोलो 127 में क्या लिखा है, कंपनी को 18% लगेगा और डायरेक्टर को मैक्सिमम 2 साल की सजा होगी और 1000 रुपए का मिनिमम फाइन रोजाना हर डायरेक्टर को होगा। वही लिखा है सब कुछ है, देखो 127 की पनिशमेंट अट्रैक्ट हो जाएगी, देखो कॉन्सिक्वेंस लिखा है 18%, ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 दिन के बाद वाले 15 दिन पे, 30 दिन तक तो कोई वायलेशन नहीं, तो 45 दिन अगर हुआ है तो फिर 15 दिन के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। चलो नेक्स्ट, एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड कितना देगा, 2 रुपए पर इक्विटी शेयर्स। इन द मीटिंग मिस्टर सुरेश इज द होल्डिंग 5000 इक्विटी शेयर्स 10 फेस वैल्यू ईच ऑन विच 10,000 टुवर्ड्स कॉल। अरे वही बोल रहा है यार, ये कम ऑन, क्या बोल रहा है, 2 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया, 5000 शेयर्स थे, तो कितना देना था इसको, 10 के देना है। अब क्या हुआ, ऑन विच 10,000 टुवर्ड्स द कॉल मनी, अब 10,000 देना थे और 10,000 कॉल मनी से आना थे, क्या वो एडजस्ट होंगे, क्या होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एडजस्ट, ऐसा लिखा, कैन एडजस्ट। हाँ, द डायरेक्टर ऑफ हैप्पी लिमिटेड प्रपोज डिविडेंड 12% ऑन द इक्विटी शेयर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16 द सेम वाज अप्रूव्ड, ठीक है। डायरेक्टर डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड डिविडेंड्स, ओके। एनालाइजिंग द प्रोविजन, गिव योर ओपिनियन। मिस्टर ए होल्डिंग द इक्विटी शेयर्स कितना, 10 लाख हैज नॉट पेड एन अमाउंट, या होला ही करे, एडजस्ट हो जाएंगे ना, वही बोल रहा है, इसने पैसे नहीं दिए, एडजस्ट हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट, मिस N was the holder of 1,000 equity on 31st March 2017, but she has transferred the shares to R. अच्छा, N ने R को दे दिया, whose name has been registered on 20 मई, और मीटिंग कब हुआ था, तो ठीक है उसको ही मिलेंगे फिर, तो उसका नाम वेरी मच पहले आ चुका था, बराबर है। कोई डाउट है, आप लोग तो एकदम अच्छे से कर रहे हो यार, आपको सभी कुछ आ रहा है। कितने क्वेश्चंस बाकी है देखो एक बार, आ रहा है आपको, फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ आईसीआई। एजीएम ऑफ एबीसी बेकर्स लिमिटेड कब हुआ, हेल्ड कब हुआ, और क्या हुआ, 30%। हाउएवर द कंपनी वाज अनेबल टू पोस्ट द डिविडेंड वारंट, नहीं दिया उसको, कब तक नहीं दिया, अप टू 25 जुलाई। गड़बड़ कर दी ना भैया, 30 मई को भाई एजीएम हुआ है, तो 30 जून को जाना चाहिए था ना। मिस्टर रंजन फाइल्ड, अच्छा क्या केस किया, डिविडेंड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ, ये भी हवाला, थोड़ा सा उंगली थी तो हाथ पकड़ ली, 20% से क्यों देंगे, 18%। डिसाइड्स इन द, दोनों भी गलत है, एक तो इन्होंने देखे, इन्होंने नहीं देखे, गलती किया, तो कंपनी के अगेंस्ट में 127 लेवल लगेगा, पर वो कितना इंटरेस्ट मांग सकता है, 18%। नेक्स्ट, स्टार कंप्यूटर, 4 स्टार कंप्यूटर लिमिटेड डिक्लेयर्ड एंड पे डिविडेंड इन टाइम टू ऑल द इक्विटी होल्डर्स, ठीक है, दे दिया। शीला भट्ट होल्डिंग 250 शेयर्स हैज मैंडेटेड द कंपनी टू डायरेक्टली डिपॉजिट द डिविडेंड टू बैंक, दे सकते हैं अपने बैंकर्स को। कंपनी अकॉर्डिंगली रेमिटेड ऑल्सो द डिविडेंड, बट द बैंक रिटर्न द पेमेंट ऑन द ग्राउंड दैट देयर वाज अ डिफरेंस इन सरनेम, ये सनी लियोन वाला केस है। द कंपनी हाउएवर डिड नॉट इन्फॉर्म, वापस कंपनी ने गलती कर दी, कंपनी वाज सपोज्ड टू इन्फॉर्म हर, शीला को इन्फॉर्म करना चाहिए था, पर इन्फॉर्म, तो 127 विल बी अट्रैक्टेड। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड अमाउंट 50,000 was not paid to the successor of late मोहन, नॉट पेड टू द, किसको लिखा है, ठीक है। इन अ व्यू ऑफ द कोर्ट ऑर्डर रिस्ट्रेनिंग द पेमेंट ड्यू टू द फैमिली डिस्प्यूट, सही किया। अब डिस्प्यूट तुम आपस में निपट लो, तो 127 विल नॉट बी अट्रैक्टेड बिकॉज पेमेंट वाज नॉट पेड ड्यू टू द डिस्प्यूट, दैट्स व्हाई 127 की पनिशमेंट विल नॉट बी अट्रैक्टेड फॉर द कंपनी, राइट। नेक्स्ट, अल्फा हर्बल्स और सेक्शन 8 कंपनी इज प्लानिंग टू, अरे क्यों खुजली कर रहे हो भाई, सेक्शन 8 है ना। मिस्टर चोपड़ा इज होल्डिंग 800 इक्विटी शेयर्स as on the state whether the act of the company is according to, अरे नहीं भाई, not according to लिखा है देखो। नेक्स्ट, a company has accumulated free reserve 75 lakhs, it has not declared any dividend during these years, now the company proposed to appropriate a part of this amount for making payment of dividend for the current years। 12 लाख का प्रॉफिट है, the board proposes to payment of dividend 30 lakhs, that is 30% on the paid up capital, examine as per the provision of the Companies Act 2013 whether the समझना पड़ेगा उनको, कंपनी हैज फ्री रिजर्व 75 lakhs है, ओके,
of last 5 years. It has not declared any dividend during these 3 years. Okay. Now the company proposed to appropriate a part of this amount of making. अच्छा अब इच्छा उनकी डिविडेंड देने की है. करंट ईयर में उन्होंने 12 लाख कमाए हैं. बोर्ड प्रपोज टू पेमेंट डिविडेंड ऑफ 30 लाख. अब 12 लाख तो इस साल से मिल जाएंगे. 18 लाख प्रीवियस ईयर से देना चाहते हैं. दे सकते हैं क्या? एग्जामिनिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस वेदर द प्रपोजल ऑफ द कंपनी. यस कर सकते हैं. 4 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगी. पिछले 3 साल के एवरेज से ज्यादा नहीं चाहिए. 10% ऑफ FR प्लस पेड अप शेयर कैपिटल. नंबर 3 कंडीशन कौन सी है? 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. इतना पैसा फ्री रिजर्व में बच जाना चाहिए. एंड द लास्ट में ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. और अगर करना ही तो कैसे, कितना कर सकते बताओ? अब तो 3 साल का एवरेज तो कुछ रहा नहीं, तो कंडीशन वॉयलेट हो, आई मीन वो कंडीशन वैलिड नहीं है. आप बताओ FR कितना है? 75 lakhs. और पेडअप कितना है रे? पेडअप का दिया है तो इसको 100 lakhs मानना पड़ेगा. तो अपने पास कितना हो गया? 175 lakhs का 10% कितना हो गया? 17.5 लाख. पहली कंडीशन का आंसर हो गया. और अब 15% ऑफ 100 lakhs कितना? 15 लाख. अरे पेडअप कहां से आया समझा क्या? 30 लाख 30% है तो 100% तो 100 लाख हो जाएंगे ना. तो फिर पेडअप शेयर कैपिटल का 15% कितना होगा? 15 लाख. 15 लाख इतना पैसा फ्री रिजर्व में बच जाना चाहिए, यानी कि 60 लाख बचना चाहिए. मैं गलत बोला, वापस बोलो. 15 लाख इतना पैसा बचना चाहिए, यानी कि वो 60 लाख दे सकते हैं. तो सेकंड का आंसर आएगा 60 लाख, है ना. अब दोनों में से लोअर कितना है? लॉस तो कुछ है नहीं. क्या है लॉस? तो 17.5 लाख लोएस्ट हो गया इनका. तो कंपनी कितना पैसा दे सकती है? 17.5. देना कितना चाहती है? 30 में से 12 तो अपने पास में प्रॉफिट है ना. अरे भाई 30 लाख देना थे, पर 12 लाख इस साल कमाए ना, तो 18 लाख और देना चाहती है. पर दे कितना सकती है? देखो यहां पे 17.5 लाख दे सकती है. कंपनी कैन डिक्लेयर 17.5 लाख. समझ आया क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो पहले पिछले साल में से कितना आएगा? 12 लाख. और अभी से 17.5. देखो, एंड द प्रपोजल ऑफ कंपनी पेमेंट ऑफ 30 lakhs. ये जो है ना इज इनवैलिड. बराबर है. देखो यहां पे लिखा है आपके पास में द बैलेंस इज 50. द कंपनी कैन डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 17.5 लाख दैट इज एट द रेट ऑफ 17 एंड ऑन इट्स पेड अप शेयर कैपिटल. वो बोल रहा है कि अगर आप पूरा मिला के, इन्होंने उसको क्या कंसिडर किया? पूरा मिला के. यानी कि वो बोल रहे हैं कि जब आप पास्ट के रिजर्व यूज कर सकते हो. रुको, यह क्वेश्चन को देखो. द बोर्ड प्रपोज टू पेमेंट डिविडेंड 30 lakhs. एग्जामिन एज पर द प्रोविजन वेदर द प्रपोजल क्या है कंपनी का कि उनको 30 लाख देना है, और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया हुआ है. पर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखना. ये क्वेश्चन का आंसर 2 तरीके से हो सकता है. अभी इसका आंसर ये जो लिखा है वो भी सही है, पर इसका अलग एक एंगल है कि हम लोग क्या कर सकते हैं. 12 लाख इस साल का यूज करो, और पिछले इसमें से हम लोग केवल 17.5 यूज कर सकते हैं. तो 17.5 और 12 यानी कि 29.5 दे सकते हैं. बिकॉज एज पर द लॉ आप करंट ईयर और पास्ट ईयर दोनों का मिला के भी डिविडेंड दे सकते हो. देखो 3 तरीके से डिविडेंड दे सकते हैं. एक तो करंट ईयर का प्रॉफिट, एक तो पास्ट ईयर का प्रॉफिट, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो पिछले सालों में से आप 17.5 यूज कर सकते हो, पर अगर पिछले साल और इस साल का मिलाना है तो 17.5 वो और 12 ये 29.5 ये भी उसका आंसर आ सकता है. आई एम टेलिंग यू दिस. ओके, क्योंकि देयर आर 3 वेज ऑफ डिक्लेयरिंग डिविडेंड. एक ओनली पास्ट ईयर, इसने क्या माना? ओनली पास्ट ईयर. तो अगर सिर्फ पास्ट ईयर की बात करेंगे तो 17.5 आंसर आएगा. पर अगर मैं ऑप्शन 3 यूज करूंगा, पास्ट ईयर एंड करंट ईयर दोनों का यूज करूंगा, तो 12 ये 17.5 वो. तो हम लोग को एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं ऑल्टरनेटिवली आंसर कैन बी 29.5 इफ द कंपनी गोज फॉर ऑप्शन नंबर 3. भाई प्रीवियस ईयर में से 17.5 उठा लो, उसमें तो 17.5 में कोई डाउट नहीं है. पर अगर मैं इस साल का ऐड कर दूं ना, तो आई कैन गो फॉर 29.5. तो आप एक लाइन और डाल देना इसमें, ये जो लिखा है ऑल्टरनेटिवली कंपनी कैन यूज व्हाट. ये जो लिखा वो सही है, पर कोई बोलेगा सर मुझे इस साल का प्रॉफिट भी यूज करना है. तो ठीक है भाई, दोनों मिला के फिर भी 30 लाख नहीं होते. मतलब 30 लाख तो आंसर ही इनवैलिड है. तो चाहे इस साल का यूज कर ले, चाहे ओनली प्रीवियस साल यूज कर ले. ओनली प्रीवियस यूज करते कितना? 17.5. और इस साल और प्रीवियस यूज किया तो कितना? 29.5. सो ऑल्टरनेटिवली कंपनी कैन गिव मैक्सिमम कितना डिविडेंड? मैक्सिमम
5। इसका आंसर 2 आएगा, मतलब ये जो लिखा है वो तो है, पर इन एनी विच वे कंपनी कैन नॉट गो फॉर 30 lakhs। मतलब चाहे तुम ओनली प्रीवियस की बात करो या प्रीवियस करंट की बात करो, उनकी जो इच्छा है 30 लाख की, वो तो मतलब कंपनी इज नॉट अलाउड टू पे 30 lakhs। हो गया, डन। अभी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। रेडी? एक सिर्फ इंटरव्यू का मैं पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, उसके पहले आगे बढ़ता हूं। ब्लैक कर दे। अगर मैं आपसे पूछता हूं मैं स्टार्ट करता हूं, हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 128 से लेके 138 तक की। इसका नाम है अकाउंट्स। ओके, अकाउंट्स इस चैप्टर में करते हैं अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। और कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको यू आर सपोज टू मेंटेन व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सेक्शन 128 कहता है एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोला मैंने? बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स। साथ साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स। हर कोई कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी है। सोचो ये सेक्शन ही नहीं होता तो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करते। सेक्शन, और इनफैक्ट अगर लॉ नहीं होता तो अकाउंट्स नहीं होता। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो दुनिया में लोग अकाउंटिंग नहीं करते। Because this section is giving you all the instruction that every company is required to maintain the books of accounts. वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी है। हाँ, सेक्शन में कह रहा है बहुत। सर ये सेक्शन नहीं होता तो फिर अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर तो मेरी मर्जी है, कोई मुझे कानून आके रोक नहीं सकती थी। आज कानून बोलती है कि तुम्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना जरूरी। पहली बात, नंबर 1। नंबर 2, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको 8 साल तक मेंटेन करना जरूरी है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 8 years यू आर सपोज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगर मैं आपसे कहूं इसमें हर एक कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी मेंटेन करना जरूरी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी मेंटेन करना जरूरी। पर जब मैं यहां पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता हूं तो उसमें आता है मास्क। मास्क यानी मनी आया मनी गया का हिसाब, असेट्स लायबिलिटी का हिसाब, ऐसे सेल्स एंड परचेस का हिसाब, सेल्स एंड परचेस, एंड सी फॉर कॉस्ट शीट का हिसाब। इन 4 चीजों को मिला के बनती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है मतलब क्या करना? सेल्स और परचेस की किताब मेंटेन करना, असेट्स और लायबिलिटी की किताब मेंटेन करना, कॉस्ट शीट मेंटेन करना, और पैसे कितने आए गए यानी कि कैश फ्लो मेंटेन करना। ये सब कुछ को मिला के होता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर ये कहते हैं कि ये तो मेंटेन करो ही, साथ साथ में आपने फिनेंशियल स्टेटमेंट भी मेंटेन करना चाहिए। यानी कि क्या क्या? P&L अकाउंट, यानी कि बैलेंस शीट, वो नोट्स टू P&L वो आता है ना, नोट्स टू अकाउंट्स, वो सब, ये सब भी मेंटेन करना चाहिए। पर इसको आपने लाइफ टाइम मेंटेन करना चाहिए, 8 साल की बात नहीं, फॉरएवर। क्यों सर? बिकॉज बैलेंस शीट P&L के पेजेस होते ही कितने, तो पूरी जिंदगी और मेंटेन कर भी लो तो क्या प्रॉब्लम। पर इसका जो ना एक्चुअल में वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, एक एक दिन में 10-10 बिल बुक बनते हैं लोग, तो ना जाने कितना हो। तो इसको 8-8 साल के मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, इसको जिंदगी भर तक के मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं इनको 8 साल तक मेंटेन करो और बैलेंस शीट को आपको लाइफ टाइम मेंटेन करना पड़ेगा।
अब सवाल उठ रहा है सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे कंपनी के लिए, तो बताओ बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहां रखा जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको रखना है प्लेस, रजिस्टर्ड ऑफिस। रिलायंस का रजिस्टर्ड ऑफिस है बॉम्बे में, वहां पे रखना जरूरी है। नरीमन पॉइंट पे इनका ऑफिस है, वहां पे उन्होंने किताबें रखना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लेस ऑफ, क्या बोला हमने? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कौन देख सकता है? No shareholders are allowed to access books of accounts because so no shareholders, कंपनी के मालिक भी देख नहीं सकते। बिकॉज कोई भी इंसान 10 रुपए का शेयर लेके बोलेगा मुझे बताओ बुक्स, मतलब मेरे कॉम्पिटिटर ही मेरे शेयर लेंगे बोलेगा बताओ बुक्स, मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी मैं क्यों डिस्क्लोज करूं? तो ओनली डायरेक्टर्स आर अलाउड टू एक्सेस। इनफैक्ट अगर डायरेक्टर को अपने असिस्टेंट को भी देखना है ना, तो कंपनी को बीआर पास करना पड़ता है। तो अगर डायरेक्टर को किसी को अपॉइंट करना है तो उसको बीआर पास करना पड़ेगा। समझा क्या बोला? क्या बोला वापस बोलो। डायरेक्टर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहता है खुद देख सकता है, उसके बिहाफ में कोई देखना चाहता है बोर्ड। सर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी बॉम्बे की है और वो गोवा ले जाना चाहती है, बोले गोवा में पार्टी, वहां पे बुक्स देख लूंगा मैं, दिन में बुक्स चेक करूंगा, रात में पार्टी करूंगा, अलाउड नॉट अलाउड? अलाउड नॉट अलाउड। और दूसरा उनको जाने का है, मान लो कि वो चाइना जा रहे हैं, चाइना तो पक्का अलाउड नहीं है, इंडिया के बाहर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ले जाना अलाउड नहीं है। गोवा के अंदर अलाउड है, पर आपको पास करना पड़ेगा बीआर, और साथ साथ में आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 7 डेज के अंदर कि मम्मी हमने बुक्स जो है ना बॉम्बे से गोवा लेकर गए। Whenever you don't maintain books of accounts at the registered office, आपको बीआर पास करना पड़ेगा और आरओसी में 7 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। गॉट इट? इंडिया के बाहर अलाउड ही नहीं है। इट इज नॉट अलाउड टू टेक योर बुक्स आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट सर अगर कोई डायरेक्टर को अगर बुक्स देखना है तो ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स आप बुक्स देख सकते हो। डायरेक्टर का मन है वो किसी दिन आया, रात में 1 बजे ऑफिस बंद हो चुका था, सिक्योरिटी गार्ड ने उसको बहुत धोया, बोला कि ये कोई तरीका है? बोले मैं अभी देखना चाहता हूं। नहीं देखिए, नो डायरेक्टर विल बी अलाउड टू एक्सेस, इट विल बी एक्सेसिबल ओनली ड्यूरिंग द। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये जो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जितनी भी बुक्स है, ये एक्सेसिबल होती है डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर को एक्सेसिबल नहीं है। क्या शेयर होल्डर को बैलेंस शीट एक्सेसिबल होती है? बैलेंस शीट P&L अकाउंट moneycontrol.com पे जनहित में जारी होती है, तो आम जनता देख सकती है, तो कंपनी के शेयर होल्डर तो देख ही सकते हैं ना भैया, उसमें कोई डाउट थोड़ी ना। इट इज एक्सेसिबल टू, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल फॉर एनीवन। इज दैट ओके? आलिया भट्ट गई, कंपनी के डायरेक्टर है, वो बोलने लगी मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ। जैसे उसने कोई बैलेंस शीट वगैरह देखी, उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था। शी इज सेइंग आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन, कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड इट। तो कंपनी के पास ऐसे लोग हो सकते हैं जो उसको बैलेंस शीट समझाने में मदद करेंगे, दैट इज अलाउड। कोई बहुत ही डॉक्टर हैं इंजीनियर से, दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज बैलेंस शीट, तो दे मे आस्क फॉर एन असिस्टेंस, दैट इज अलाउड। पर वो अपने भी आप में, मेरा भाई है सीए, मैं उसको लेके आती हूँ घर से, वो मुझे समझाएगा। ये कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा है विच वी नेवर वांट टू डिस्क्लोज इट टू समबडी एल्स अनलेस बीआर इज पास्ड। आप कंपनी से असिस्टेंस मान सकते हो, असिस्टेंस अलाउड। विजय माल्या इज द डायरेक्टर ऑफ किंगफिशर। मान लो किंगफिशर दारू का डायरेक्टर कौन है? विजय माल्या। अब वो देखने गया किंगफिशर एयरलाइंस की बैलेंस शीट।
एयरलाइंस कौन है उसकी? सब्सिडरी है, क्या दिख सकता है क्या? विजय माल्या इज द डायरेक्टर ऑफ किसका? होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है क्या? आंसर इज नो, नॉट अलाउड। ओनली द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द होल्डिंग कंपनी। तो यहां के जो डायरेक्टर्स है वो सब डायरेक्टर ने मिलके एक किसी बंदे को जो अपॉइंट किया होगा ना, वही बंदा सब्सिडरी के बुक्स देख सकता है। वरना हर कोई डायरेक्टर बोलेगा मैं जाके देख के आऊंगा, क्यों भाई? यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस। तो ये नॉट अलाउड। अलाउड किसको है फिर? अलाउड किसको? ओनली पर्सन अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ कौन? बोर्ड ऑफ होल्डिंग कंपनी। गॉट इट? कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट, अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आर दे अलाउड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? क्या वो टैली में, ईआरपी में, क्या उनको फिजिकली मेंटेन करना पड़ेगा? जब से कंप्यूटर्स की दुनिया आई है, दे आर अलाउड टू मेंटेन बुक्स इन व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अथवा क्लाउड इज अलाउड। कोई बोलेगा मैं टैली में रखना चाहता हूं, ईआरपी में रखना चाहता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत का सामना नहीं। बट जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते हो तो वो कैसा होना चाहिए? लेजिबल। लेजिबल मतलब क्या? इजी टू अंडरस्टैंड। द फॉर्मेट, जो फॉर्मेट किसका है? जो फॉर्मेट फिजिकल का होता है ना, वही फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक में भी होना चाहिए। क्या समझा? ऐसा नहीं कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रहे हो मतलब अपने फॉर्मेट लेफ्ट साइड में आप जनरली लाइबिलिटी लिखते हो, अपने लेफ्ट में एसेट लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। द फॉर्मेट विल रिमेन सेम। लेजिबल यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड। मोर ओवर दे शुड टेक बैकअप, कि ऐसा नहीं कल बोले सर मेरा मेंटेन किया था डिलीट हो गया। दे शुड मेंटेन बैकअप। मोर ओवर इट शुड बी एक्सेसिबल। किसको? इट शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल द ऑथोरिटीज। अर्थ क्या हुआ इसका? जब भी मान लो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई आया मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, एसपीसी में आया, मैं बोल रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है एंड आई फॉरगॉट माय पासवर्ड, ऐसा नहीं होगा। इफ somebody from the authorities coming, I should give them an access to access the books of accounts. You getting me? Next. उसके साथ साथ में it should be, यहां पे ये भी लिखा है कि कोई भी डेटा जो ब्रांच से इनके एचओ में आ रहा है ना, इट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड। मतलब जब हेडक्वार्टर में आप सीएफएस बनाते हो तो यू नीड डेटा फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस, तो सब ब्रांचेस का डेटा भी जब आएगा तो इट शुड बी एज इट इज, इट शुड नॉट बी ऑल्टर्ड चेंज्ड। मतलब कोई ब्रांच वाले ने भेजा कुछ और आप हेड ऑफिस में कुछ अलग तरीके से स्टोर कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। इस तरह की सारी चीजें होना चाहिए। साथ साथ में अगर आप क्लाउड पे मेंटेन कर रहे हो तो आपने मम्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए, हे मम्मी मैंने इस क्लाउड पे, इस आईपी एड्रेस पे, दुनिया के इस कंट्री में, क्लाउड क्योंकि दुनिया में कहीं भी हो सकता है, तो ये क्लाउड कौन से दुनिया में, यूएस में रखा है कि यूके में रखा है या इंडिया में है, किस धरती पर, उसका एड्रेस क्या है, इस सब की जानकारी आरओसी। क्योंकि कल जगह आप क्या बोलेंगे, सर आई फॉरगॉट। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, लोग बोलते हैं हमारे पास इतना ही डेटा है, उनका आधा डेटा टैली में होता है, आधा डेटा क्लाउड पर, जो कच्चे का काम होता है, कच्चा नहीं 2 नंबर का काम जो होता है वो क्लाउड पर रखते हैं, बाद में दिखाते ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने आरओसी को पहले से इन्फॉर्म करना चाहिए आपने डेटा कौन से सॉफ्टवेयर में, कौन से आईपी एड्रेस पे, दुनिया में किस, अगर वो क्लाउड पर है। सर क्लाउड पर नहीं रहे तो कहाँ होता है? अपने ऑफिस के हार्ड डिस्क में होता है। तो दुनिया में 2 टाइप की, तो हार्ड डिस्क पे रखो वरना क्लाउड पे रखो, पर दोनों भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही है। समझ आ रहा है क्या? एग्जामिनेशन में पूछेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अलाउड है, तो अलाउड है। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 128। इसमें एक चीज और भी है कि क्या ये ब्रांच का डेटा, तो यहां पे अगर मान लो आप ही कोई ब्रांच, सो पीरियोडिकली ये डेटा ब्रांच से एचओ में आना चाहिए। सपोज रिलायंस की 100 ब्रांचेस इंडिया में, तो ब्रांच का पूरा डेटा पीरियोडिकली एचओ में आना चाहिए। बट अपना बंदा डायरेक्टर किसी ब्रांच में विजिट करके ये डेटा देखना चाहता है, अलाउड।
वैसे ब्रांच डेटा भेजती है, पर अगर इनकी इच्छा है चलो मान लो मैं बॉम्बे में और देयर इज सम ब्रांच इन पुणे, और पूना के ब्रांच में आकर डेटा देखना चाहता है, अलाउड। एग्जामिनेशन पूछेंगे हेडक्वार्टर से एक बंदा आया बॉम्बे से पुणे में, ब्रांच में आया और डेटा देखना चाहता है, दिखा दो। पर अब एक ब्रांच है बैंकॉक में, अच्छा वो बोले मैं जाके आता। ऐसा करेंगे ना, अगर अलाउड किया ना तो डायरेक्टर हर 8 दिन में बाहर जाएंगे, वहां पे मजे कुछ और करेंगे और बोलेंगे मैं ब्रांच में डेटा देखने गया था। इस दिन को स्ट्रिक्टली बोला है इंडिया के बाहर कोई ब्रांच में आप जाने का अलाउड ही नहीं है। आपको चाहिए ना उनको बोलो, वो आपको भिजवाएंगे। इंडिया के बाहर किसी ब्रांच में जाके फिजिकली बुक्स देखना इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा अलाउड कर देंगे तो बुक्स तो देखना रह जाएंगे बाजू में, ये लोग इंडिया की सैर करके आएंगे और कुछ होगा नहीं, धंधा गए तेल लगाना, दैट्स नॉट अलाउड। पर इंडिया के ब्रांच में वेरी मच अलाउड। अंडरस्टूड गाइस? आई थिंक 128 सेक्शन हमने पूरी तरह से खत्म किया है। मैं इसे कुछ देखना चाहता हूं 128। चलो क्या बोला था मैंने? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने साल के लिए? फॉर एवर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके अंदर मास्क होता है, आ गया? ओके फाइन। तो कहां पे कीप करना चाहिए? इट शुड बी केप्ट वेयर? इन द रजिस्टर ऑफिस। हर कोई कंपनी ने मेंटेन करना चाहिए, बट जो उसमें लिखा है 4 बातें याद रखो। बुक्स ऑफ अकाउंट जब मेंटेन करते हो इट शुड शो द ट्रू एंड फेयर व्यू, मतलब झूठा मत लिखो, जो है वो लिखो। एक्रूअल बेसिस पे करो। व्हाट डू मीन बाय एक्रूअल? कैश कब मिलेगी जान दो, आज मैंने सेल किया और कैश भले ही 4 महीने बाद मिला, आज ये रिकॉर्ड करो। डबल एंट्री होना चाहिए, सिंगल एंट्री नहीं। और जो हर ट्रांजैक्शन के नीचे नरेशन होना चाहिए, वो होता है ना बीइंग वगैरह लिखते हो वैसा। कहाँ रखेंगे? और अगर इंडिया के बाहर ले जाना चाहते हो तो, और इंडिया के अंदर ले जाना चाहते हो तो पास, और 7 दिन के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकते क्या? अच्छा। एक्सेसिबल, अधिकारी लोगों को एक्सेसिबल चाहिए, कोई डिपार्टमेंट से बंदा तो उसका एक्सेस चाहिए। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? जैसा फिजिकल का होता है। और ब्रांचेस से अगर कोई इंफॉर्मेशन मिली तो लेजिबल होना चाहिए, यानी कि इजी टू अंडरस्टैंड। और उसका बैकअप स्टोरेज बराबर करो। और अगर आपने गलती से क्लाउड पे रखा है उसको, तो आपने नेम ऑफ द प्रोवाइडर, आईपी एड्रेस, वो सर्वर किस जगह पे रखे उसकी जानकारी आपने आरओसी को देना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेशन टू इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। अब इंडिया के अंदर भी तो क्या होना चाहिए? इन समराइज फॉर्म में पीरियोडिकली यहां पे आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए? अगर आपकी ब्रांच पूना में है, चेन्नई में है, तो सब डेटा पीरियोडिकल कहां आना चाहिए? हेडक्वार्टर में, बॉम्बे में आना चाहिए, अगर बॉम्बे में है आपका तो। अब क्या है, ये तो चाहे इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर हो, चाहे इंडिया के बाहर भी अगर कोई बैंकॉक में है या कोई किसी और जगह पे है, चाइना में है, तो वहां से डेटा पीरियोडिकली आपको बॉम्बे में मिलेगा, और इंडिया के भी पुणे, चेन्नई के तो डेटा पीरियोडिकली मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पर कभी कभी इतना डेटा काफ़ी नहीं होता ब्रांच को समझने के लिए, हम जाके इंडिया में ही किसी ब्रांच को जाकर विजिट करना चाहते हैं, अलाउड है, ये लिखा इंस्पेक्शन विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, अगर वो विद इन इंडिया है तो, एट रजिस्टर ऑफिस और सच अदर प्लेस जो भी होगा, ओनली डायरेक्टर जाके हमें देख सकते हैं। पर अगर आउटसाइड इंडिया तो आप उनको रिक्वेस्ट करो, उधर से कंपनी शैल गेट 15 डेज में फ्रॉम आउटसाइड ब्रांच, यानी जा नहीं सकते, वहां से डेटा आपको मिल जाएगा। आपने बोलना डेटा चाहिए तो आपको ईमेल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट, मेंटेनेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। अब पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कौन से लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? व्हाट इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, और उसको मेंटेन नहीं किया गया तो क्या? तो कुछ लोगों को डालना पड़ेगा जेल में। सबसे पहले जाएगा सीएफओ, एमडी। मुकेश अंबानी से एमडी इज द करता धरता, तो मेन पर्सन तो जाएगा अंदर। साथ साथ में जो सीएफओ है, बिकॉज फाइनेंस का अधिकार जो वही है, वो भी जाएगा अंदर। तीसरी बात है कंपनी का डब्ल्यूटीडी इन फाइनेंस, यानी होल टाइम डायरेक्टर, जो भी डब्ल्यूटीडी प्रोडक्शन नहीं चाहिए, डब्ल्यूटीडी मार्केटिंग चाहिए। डब्ल्यूटीडी मार्केटिंग को अंदर डाल दो, बोलेंगे भाई मेरे तो कोई बैलेंस शीट से, मैं तो मार्केटिंग वाला बंदा, तुम मुझे जेल में मेरे को तो पता भी नहीं बैलेंस शीट बनती कैसे। और नंबर 4, एनी अदर पर्सन जो इन्होंने अपने बिहाफ पे अपॉइंट, तो इन सब लोगों को जाना पड़ेगा अंदर। 4 बंदे बताओ। एमडी, डब्ल्यूटीडी फिनांस,
CFO और एनी अदर पर्सन जो इन्होंने अपने बिहाफ में ये मेंटेन करने के लिए बुलाया होगा। अब अगर मेंटेन नहीं किया तो क्या, तो ये सब पनिशमेंट होगी उसकी। क्या लिखा है यहाँ पे, इफ एनी ऑफ द पर्सन मेंशन्ड अबव कॉन्ट्रावेंट सच प्रोविजन दे शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी मोर देन, ठीक है, ये फाइन वगैरह में आई डोंट बिलीव इन फाइन्स एंड ऑल दैट, ठीक है, बिकॉज वो मैं पढ़ा के भी कोई फायदा नहीं। आप एग्जामिनेशन के पहले दिन पढ़ लेना, याद आए तो ठीक है, नहीं आए तो ये पनिशमेंट हर सेक्शन के लिए कुछ एक बहुत, जैसे 127 बार बार लगता है तो उसकी याद रखो वरना हर सेक्शन में फाइन और वो पनिशमेंट है, तो ऐसे तो सब पूरा मैशअप हो जाता है, देयर इज नो पॉइंट। बट कौन से लोग जिम्मेदार है वो देख लीजिए आप। फिर भी अगर आपको देखना है फाइन कितनी, 50,000 से लेके 5 लाख तक लिखी हुई है। $50,000 से 5 लाख बराबर है। आगे विजय मल्ला अपने सब्सिडरी की बुक्स देखना चाहता है, अलाउड नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। वही अलाउड है जिसने, जो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर ने जो अपॉइंट किया उसी को अलाउड करेंगे। अलिया भट्ट देखना चाहती है, अपने असिस्टेंस मांग रही है, असिस्टेंस मिलेगा उसको। रेड चिली ने मुझे अपॉइंट किया एज अ समबडी, मैं जाके अपॉइंट हो गया वहाँ पे और बोला जाके तुम मेरे बिहाफ में जाओ, अलाउड नॉट अलाउड। मैं किसी डायरेक्टर के बिहाफ में जाके देखता हूँ, मैं CA हूँ, तो कोई भी डायरेक्टर अपने बिहाफ में किसी को भी नहीं भेज सकता, उसको भेजना ही है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान अभी ICU में, वो बोला तू जाके मेरे बिहाफ में देख ले, तो मैं जा सकता हूँ तभी जब कंपनी में BR पास हुआ है कि हाँ अलाउड करो, अलाउड करो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड सेक्शन नंबर 128। अब दोस्तों आपने 128 पढ़ा, पर 128 में जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनती है ना, तो बनती है तो देर आर सर्टेन सेक्शंस जो कहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाई है ना, तो आपने क्या करना चाहिए, बनने के बाद उसको करना चाहिए अप्रूव। देखो कैसे होता है, मैं आपको समझाता हूं। अब क्या होता है ना, जब भी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन जाती है ना, वो अडॉप्ट करते हैं डायरेक्टर्स। क्या करते हैं, डायरेक्टर बोलते ठीक है, ये जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनी है, जो FS बना है, इससे हम लोग सहमत है, ये जो भी लिखा है सही लिखा है। देन इट गोज टू होम, ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता है, उसको चेक करता है कि सब सही है। देन इट इज सेंड टू 21 डेज पहले, एज पर सेक्शन नंबर 136 इट इज सेंड टू द मेंबर। क्यों मेंबर्स को, मीटिंग होने के 21 दिन पहले उनको पढ़ना चाहिए ना कि क्या हो रहा है, क्या भेजा है। तो देन इट विल बी सेंड टू द मेंबर्स बिफोर 21 डेज ऑफ AGM। देन व्हाट, उसके बाद में 129 सबसेक्शन 2 के मुताबिक वो अडॉप्ट होता है AGM में, लेड बिफोर AGM। सर क्या लिखा आपने, ध्यान सुनिए, सीक्वेंस ध्यान में देखो। पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाता है कौन, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ने बनाए हुए डायरेक्टर एक्सेप्ट करते। पहले क्या करते, अकाउंटेंट ने बना के डायरेक्टली ऑडिटर को दे रहे थे, और फिर ऑडिटर मिस्टेक निकालता था, फिर डायरेक्टर बोलता था तुमने ऐसे कैसे किया, डायरेक्टर बोलता अरे यार मैंने तो चेक ही नहीं किया था। बोला ऐसा क्या, तुम शातिर बनते, एक काम करो तुमको कर लो जो करना है, तुम एक बार अडॉप्ट कर लो, फिर मैं ऑडिटर आके चेक करूंगा, और जब मुझे अगर मिस्टेक निकलेगी ना फिर मैं बजाऊंगा। तो इसलिए पहले क्या होता है, अडॉप्ट होती है और फिर एक्सेप्ट होता है। फिर ऑडिटर ने क्या किया, चेक किया। ऑडिटर ने चेक करने के बाद में ऑडिटेड बैलेंस शीट्स को ही, ऑडिटेड, ध्यान रखो, ऑडिटेड बैलेंस शीट को ही हम लोग 136 में क्या करते, बोलो, हाँ, अनऑडिटेड बैलेंस शीट को मेंबर्स को भेजते नहीं, बिकॉज बहुत सारे मेंबर को ये भी समझता है बैलेंस शीट क्या है, वो सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट पढ़ते हैं और वो ये देखते हैं अच्छा ऑडिटर ने सही कहा है, ऑडिटर ने कहा है ऐसा है क्या, ओके फाइन, देन इट इज एक्सेप्टेबल। समझ आया, क्या होगा, समझा एवरीबॉडी, अरे बोलो भाई, क्या बोलो। सो ऑडिटर हैज अप्रूव्ड इट and it is sent to the members just 21 days before of AGM.
Why 21 days before? That so that general meeting में the shareholder will have all the chance to speak. 21 दिन पहले मतलब कुछ पढ़ के तो आएंगे. फिर क्या होता है, ये पूरी जो ऑडिटर बैलेंस शीट होती है वो एजीएम में सबके साथ में, जिस दिन एजीएम होगा तो सबको और बता देंगे. देख लो भाई, अगर अपने घर पे नहीं पढ़ा हो तो देख लो भाई. कुछ लोग होंगे टाइम नहीं मिला होगा, अब तुम एजीएम में तो एक बार देख लो. ले बिफोर है ना कि सबके हाथ में बैलेंस शीट आ जाएगी. तुमको कुछ पूछना है बिकॉज तुम एजीएम में आए थे तो तुमको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो. फिर क्या होता है, एजीएम में मान लो वो अडॉप्ट हो गया, अडॉप्टेड इन, ये तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होता है ना, ऑर्डिनरी काम होता है ये, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आपने पढ़ा ना इंटर में, ये अड्डा में. फिर उसके बाद में क्या होता है, 137 के मुताबिक 30 डेज के अंदर, 30 डेज ऑफ एजीएम. क्या है 30 डेज ऑफ एजीएम? यानी एजीएम होने के 30 दिनों के अंदर अंदर भीतर भीतर क्या होगा, एजीएम हुआ, उसके 30 दिनों के अंदर आपने किसको भेजना चाहिए, आरओसी को भेजना चाहिए. मम्मी मीटिंग हो गई, शेयर होल्डर ने एक्सेप्ट कर लिया और ये रही बैलेंस शीट, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे बच्चों ने पिछले साल में क्या किया. ऐसे ही हम हर साल आके आपको एजीएम के 30 दिनों के अंदर क्या करेंगे, बैलेंस शीट सबमिट करेंगे. ये पूरा सीक्वेंस होता है. यहां पे आपका 137 भी आ गया, 129.129.2 भी आ गया, 136 भी आ गया. ये सीक्वेंस होता है. ये सारे अगर सीक्वेंस आपको समझ गए ना, चैप्टर का पूरा वो देखो पूरा डेप्थ समझेगा कैसे ऐसा 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 होता है. ये सीक्वेंस है. पहले क्या हुआ, अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट बनाई, फिर किसने एक्सेप्ट करी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. फिर क्या हुआ, फिर ऑडिटर ने, ऑडिटेड ही हम भेज सकते हैं 21 दिन पहले ऑफ एजीएम एज पर सेक्शन 136. फिर एजीएम हुई, एजीएम में और फैला दिया. फिर क्या हुआ, एजीएम हुआ, उसके 30 दिनों के अंदर आरओसी को, तो आरओसी को बोले हे आरओसी देखो हमने ये सब अडॉप्ट किया था, आपके पास में इसका नोटिंग कर लो, ये हमारी अडॉप्टेड क्या है, अडॉप्टेड. तो इसमें 137 में लगे हाथ आपको पढ़ा देता हूं. व्हाट इज 137? देखो 137 बहुत छोटा सा, इधर देख लो, इधर देख लो. मान लो मीटिंग हुई, मान लो मीटिंग हुई और वहां पे अडॉप्ट भी हुआ, तो क्या करेंगे, सबमिट करेंगे आरओसी को, 30 डेज में सबमिट कर दो. पर मीटिंग हुई मैं भाई, मीटिंग हुई, अडॉप्ट नहीं हुआ. जनरल मीटिंग में बहसबाजी हो गई, बोले काहेगा ये तो गलत बैलेंस शीट, हम अडॉप्ट नहीं करेंगे, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम ओआर पास नहीं करेंगे. तो फिर भी प्रोविजनल बैलेंस शीट मम्मी को बोलेंगे, मम्मी मम्मी बैलेंस शीट नहीं क्या एजीएम में दी थी, पर सब झगड़ा कर रहे थे, अडॉप्ट ही नहीं किया. मम्मा मम्मा बोली कि बेटा ठीक है प्रोविजनल भेजो, मेरे को देखना है तुम किस चीज को लेकर बहसबाजी कर रहे हो. फिर क्या हुआ, एक नेक्स्ट, जब ये मीटिंग बोले मम्मा आज की मीटिंग में तो ये अडॉप्ट नहीं हुआ, रात हो गई थी, फिर सबने बोला कॉल ऑफ करते हैं और एडजर्न्ड करते हैं मीटिंग. फिर मम्मी जब अगली बार एडजर्न होगा ना और उसमें अडॉप्ट होगा ना, तो हम उसके मीटिंग के 30 दिन बाद और एक सबमिट करेंगे, वो अडॉप्टेड होंगी. पर इस मीटिंग में तो हम अडॉप्ट नहीं कर पाए. तो मम्मी बोले ठीक है ये वो है जिस पे डिस्कशन चालू है, पर अगली बार एजीएम होगा ना तो पक्का सबमिट करना. समझा कि क्या लिखा है, देखो व्हेन द एडजर्न मीटिंग विल बी कंडक्टेड देन अडॉप्टेड एफएस टू बी इन व्हाट 30 डेज, अगले मीटिंग के 30 दिन के अंदर. चलो मान लो मीटिंग ही नहीं हुई, मीटिंग हुई ही नहीं, भूकंप आ गया था मम्मा, बाढ़ आ गई थी, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था मम्मी, ठीक है कोई बात नहीं, नो मीटिंग. तो मीटिंग तो अडॉप्ट का सवाल ही नहीं, अडॉप्ट तो मीटिंग में होता है, तो नो ही होगा. फिर क्या होगा, मम्मा मम्मा ये रही प्रोविजनल बैलेंस शीट जिसके ऊपर डिस्कशन, तो क्या मीटिंग ही नहीं हुई, कुछ हुआ ही नहीं है. मम्मा बोले क्यों, मम्मा मीटिंग वॉज नॉट कंडक्टेड. बोले क्यों, आई शुड नो द रीजन, बिकॉज ऑफ भूकंप द मीटिंग वॉज नॉट हेल्ड. तो इफ द मीटिंग इज नॉट गेटिंग कंडक्टेड, मम्मा वुड लाइक टू नो व्हाट वाज द रीजन ऑफ नॉट कंडक्टिंग द मीटिंग. यहां लिखा था रीजंस फॉर नॉट कंडक्टिंग एजीएम शैल बी फाइल्ड विद रजिस्टर विद इन 30 डेज. तो ये है 130. तो आज हमने दो सेक्शन देखे, 128, 137. 137 के 3 बारे बताओ वापस एक बार. मीटिंग हुई, उसमें अडॉप्ट भी हुआ, ये तो सबसे प्लेन केस है, 30 डेज में सबमिट करो. मीटिंग हुई, अडॉप्ट नहीं हुआ, प्रोविजनल सबमिट करो, जब आगे होगी
तो और एक बार सबमिट करो, और मीटिंग ही नहीं हुई तो एडॉप्शन भी नहीं होगा, फिर क्या होगा? 30 डेज के अंदर मम्मी को बता दो, मम्मा ना मीटिंग हुई थी ना एडॉप्शन हुआ था, एंड दिस वाज द रीजन ऑफ नॉट कंडक्टिंग द मीटिंग। समझा? तो आज हमने दो सेक्शन देखे, 128, 137, और हमने ये समझने की कोशिश की कि ये चलता कैसे है। अंडरस्टूड एवरीवन? गॉट इट गाइज? सब बाकी करेंगे कल। कल हम लोग करेंगे वापस से अकाउंट्स को ही कंटिन्यू करते रहेंगे। डन? आई थिंक यू आर हैविंग कॉन्फिडेंस इन डिविडेंड ऑल्सो। डिविडेंड समझ गया? सब क्लियर है? ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलेंगे कल। जब आप आएंगे कल तो आपने आने के बाद में सेक्शन नंबर 128, 136, सुनो मेरी बात, 130, आई वॉन्ट यू टू रीड 136 जब आप क्लास में आओगे कल। 10 से 10:15, 10:30 के बीच में आप क्या पढ़ोगे? 136 यू रीड, एंड देन यू रीड 132 एंड 33, 132, 33, 36। मैं आने में ये पहले बताऊंगा। तो कल 10 बजे आप यहाँ आएंगे तो स्टार्ट रीडिंग 132, 33, 36। फिर मैं जैसे पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा डायरेक्टली अडॉप्ट हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।